हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम फिजिक्स का चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें जो आज टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका नाम क्या है बच्चों? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखो बच्चों, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, सीयूईटी के लिए भी और जेई के लिए भी। ठीक है, साथ में नीट के लिए भी। तो अच्छे से समझना बच्चों, इस पूरे टॉपिक में मैं वही बात करूंगा जो हमारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब सबसे पहले बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? देखो बच्चों, ये एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि यूज की जाती है करंट और वोल्टेज को नापने के लिए। तो मैं लिखता हूं डिवाइस यूज टू मेजर करंट एंड वोल्टेज। इतना समझ में आया? अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? बच्चों, इसका प्रिंसिपल ये है, जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगी? टॉर्क। मैं लिखता हूं करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बी वेक्टर का मतलब क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी, वो क्या एक्सपीरियंस करेगी बच्चों? टॉर्क। यही क्या है इसका प्रिंसिपल। अब बात करेंगे बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन की। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? ठीक है, तो बच्चों इसके कंस्ट्रक्शन को भी मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझाता हूं। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों, सबसे पहले हमको दो मैग्नेट लेने हैं। ये फर्स्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये सेकंड मैग्नेट का साउथ पोल है। इतना समझ में आया? अब बच्चों, फील्ड की जो डायरेक्शन होगी यहां पे नॉर्थ टू कहां को होगी? साउथ। और इसके बीच में हम क्या रखेंगे? सिलेंड्रिकल कोर रखेंगे। क्या रखेंगे? सिलेंड्रिकल कोर। तो बच्चों, सबसे पहले मैं सिलेंड्रिकल कोर बनाता हूं। तो बच्चों ये क्या रहा? एक सिलेंड्रिकल कोर। अब कंफ्यूज मत होना, ये सिलेंड्रिकल कोर सर्कल कैसे है? बच्चों एक्चुअल में ये जो डायग्राम है वो टॉप व्यू से है। समझ में आया? मैं इस गैल्वेनोमीटर को टॉप से बना रहा हूं, तो टॉप से सिलेंडर क्या लगेगा? एक सर्कल ही लगेगा। इतना समझ में आया? अब बच्चों, ये जो सिलेंड्रिकल कोर होगा किसका बना होगा? सॉफ्ट आयरन का बना होगा। और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बच्चों क्या होगा? रेडियल होगा। तो ये जो एरो बना रहा हूं ये क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। और वो कहां से कहां को होगा? नॉर्थ टू साउथ। और साथ में ये क्या होगा बच्चों? रेडियल होगा। ठीक है, रेडियल का मतलब भी समझाता हूं अभी, पहले कंस्ट्रक्शन को पूरा ड्रॉ कर लो। इतना समझ में आया बच्चों? ये जो सिलेंड्रिकल कोर होगा ये किसका बना होगा? सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर। इतना समझ में आया? अब बच्चों, इस सिलेंड्रिकल कोर पे क्या होगी? हमारे पास एक वायर क्या होगी? वाउंड होगी। समझ में आया मेरा क्या मतलब है? इस सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर एक वायर लगातार वाउंड कर रखी होगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये जो लाइन बना रहा हूं ये क्या है बच्चों? कॉइल है। कॉइल का मतलब एक वायर लगातार क्या कर रखी है? वाउंड कर रखी है। इतना समझ में आया? अब बच्चों, इसमें एक स्केल भी होगी, तो मैं यहां पे क्या ड्रॉ कर लेता हूं? एक स्केल जिसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू लिखी होंगी। ठीक है, अब स्केल है तो एक पॉइंटर भी होगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूं? एक पॉइंटर ड्रॉ कर लेता हूं। ये क्या है? पॉइंटर।
मेरा कहने का मतलब है ये जब डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इसका एरो बताएगा हमें कि कितनी करंट है या फिर कितनी वोल्टेज है, ठीक है। और ये जो ऊपर बच्चों ये क्या है, स्केल। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसमें एक स्प्रिंग भी होगी, ठीक है। इस मूविंग कॉइल कैलकुलेटर में एक स्प्रिंग भी होगी, तो मैं एक स्प्रिंग ड्रॉ कर लेता हूं। तो बच्चों ये क्या रही है, एक स्प्रिंग। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन समझे। अब एक एक करके इन चीजों को समझना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं पॉइंटों को मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले इसमें सॉफ्ट सिलेंड्रिकल आयरन कोर इज यूज्ड। सॉफ्ट सिलेंड्रिकल आयरन कोर इज यूज्ड, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है, तो बच्चों उसका सबसे पहला ऑप्शन होगा, मतलब पहला आंसर होगा, टू मेक फील्ड रेडियल। टू मेक फील्ड रेडियल। रेडियल का मतलब क्या है बच्चों, रेडियल का मतलब है जो फील्ड होगा वो सरफेस के हमेशा क्या होगा, पैरेलल। रेडियल का मतलब क्या है, रेडियल का मतलब है बच्चों कि जो फील्ड होगा वो सरफेस का हमेशा क्या होगा, पैरेलल। मैं लिखता हूं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू प्लेन। इतना समझ में आया। अब दूसरी चीज क्या होगी, सॉफ्ट सिलेंड्रिकल आयरन कोर यूज करने का दूसरा कारण क्या है, टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या लिखूंगा, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा रीजन बच्चों इसका ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखना बच्चों, ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग ये क्यों यूज होती है बच्चों। एक्चुअली क्या होता है, ये जो कॉइल क्या करती है, लगातार रोटेट करती है। तो रोटेट करने की वजह से ये स्प्रिंग क्या करेगी, हमको रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कराएगी। मैं लिखता हूं स्प्रिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड रिस्टोरिंग टॉर्क। ये क्या प्रोवाइड कराएगा बच्चों, हमको रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कराएगा। इतना समझ में आया। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन में हमको इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन पे इतना ही ध्यान देना है। अब सीधे सीधे बात करते हैं बच्चों किसकी, थ्योरी की, कि इस टॉपिक में थ्योरी क्या है। तो मैं लिखता हूं थ्योरी। देखो बच्चों, जब भी कॉइल से करंट बहेगी तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क। तो मैं लिखता हूं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय कॉइल। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय कॉइल व्हेन करंट फ्लोज। तो बच्चों जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, NBI। इतना समझ में आया। देखो बच्चों, जो टॉर्क का वैसे एक्चुअल फॉर्मूला होता था वो कितना होता था, एन एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता था, और इसको क्या लिखा जाता था, NMV साइन थीटा। और बच्चों एन को तो एन ही रहते थे, एम की जगह पे क्या पुट करते थे, IA। बी को भी ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा की जगह पे क्या पुट कर दो, साइन 90। साइन 90 क्यों पुट करा, क्योंकि फील्ड रेडियल है, यानी कि सरफेस के साथ क्या है, पैरेलल। अगर सरफेस के साथ पैरेलल है तो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। इतना याद आया। तो बच्चों जो टॉर्क है वो तो कितना आएगा, NBI है। अब टॉर्क की वजह से वो कॉइल क्या करेगी, लगातार घूमेगी, लेकिन ऊपर क्या लगी है, एक स्प्रिंग, वो क्या करेगी, उसको घूमने से रोकना चाहेगी। तो वो क्या प्रोवाइड कराएगी, रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान देना, ये कुछ ऐसा ही चल रहा हमारे घर पे जो कर्टेन होते हैं। बचपन में बच्चों कर्टेन में सब खेले होंगे। कर्टेन को बचपन में सबने क्या कर रखा होगा, घुमाया होगा, लेकिन कर्टेन को एक लेवल तक ही घुमा पाते हो। तुम अगर कर्टेन को घुमाते रहो और फिर कर्टेन को छोड़ दो, कर्टेन वापस क्या करता है, अपनी पोजीशन पाने की कोशिश करता है, वो वापस आता है ना। पर्दे को अगर तुम घुमाओगे और पर्दा फिर छोड़ दो तो पर्दा क्या करेगा, घूम घूम के वापस अपनी जगह पे आएगा। ये स्प्रिंग भी वही काम कर रही है। तो मैं क्या लिखूंगा,
जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा, वो कितना होगा बच्चों, के फाई। अब समझना के क्या होगा बच्चों, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। और जो फाई होगा वो क्या होगा बच्चों, डिफ्लेक्शन, कि कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हुआ है। समझ में आया, टोटल अगर 5 डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हुआ होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, के से। के का मतलब एक डिफ्लेक्शन में जितना, एक डिफ्लेक्शन में जितना क्या रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। समझ में आया, तो मैंने क्या लिखा, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये दोनों आपस पे इक्वल होगी। मैं लिखूंगा इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। तो बच्चों जो के फाई होगा वही किसके बराबर होगा, एनबीआई है। जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वही किसके बराबर होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड। तो बच्चों यहां से क्या करो, फाई की वैल्यू निकाल दो, और वो कितनी आएगी, एनबीआई अपॉन के इंटू ए। इतना समझ में आया। अब बच्चों किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए, किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए ये जो टर्म है ये क्या होगा, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो रखी है बच्चों, यहां पे ए आएगा और यहां पे भी ए आएगा और यहां पे आई आएगा। समझना, अगर इक्विलिब्रियम है तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वही किसके बराबर होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस, यानी कि के फाई किसके बराबर होगा, एनबीआई ए। अब बच्चों यहां से फाई की वैल्यू निकालनी होगी तो के को कहां भेज दूंगा, नीचे। तो के को मैंने नीचे भेजा और ए को पहले लिख लिया, आई को बाद में लिखा। और ये फाई इक्वल्स टू एनबीए अपॉन के इंटू आई, और जो एनबीए अपॉन के है यही क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इतना समझ में आया बच्चों। मैक्सिमम क्वेश्चन जो गैल्वेनोमीटर के होंगे वो इतने से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो इतने से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद मेन फॉर्मूला बच्चों यही है, फाई इक्वल्स टू एनबीए अपॉन के इंटू आई। अब इसके बाद बच्चों हमको इसमें दो चीज डिफाइन करनी है। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन बनेगा हमारा, डिफाइन करंट सेंसिटिविटी। डिफाइंड करंट सेंसिटिविटी। देखो बच्चों, करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होगा वो सीधे आई एस इक्वल टू फाइव अपॉन आई। समझ में आया। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। इतना समझ में आया। देखो बच्चों, टोटल डिफ्लेक्शन कितनी प्रोड्यूस हो रही थी, फाइव। तो एक करंट के लिए कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, वही क्या है, करंट सेंसिटिविटी। समझो, टोटल डिफ्लेक्शन 5 प्रोड्यूस्ड हुई है तो एक करंट के लिए कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हुई होगी, वही क्या है, करंट सेंसिटिविटी। इतना समझ में आया। इसकी जो यूनिट होगी बच्चों कितनी होगी, रेडियन पर एम्पियर। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखो बच्चों, आई एस का फॉर्मूला तुमने कितना पढ़ा, फाइव अपॉन आई। समझ में आया। अब बच्चों यहां से फाइव अपॉन आई की वैल्यू कितनी आएगी, देखो फाइव अपॉन आई सीधे कितनी आएगी, एनबीए अपॉन के। फाइव अपॉन आई कितना आ जाएगा बच्चों, एनबीए अपॉन के। तो करंट सेंसिटिविटी के जो फॉर्मूले आएंगे वो बच्चों ये आएंगे। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद एक सवाल और बनेगा, वो सवाल क्या बनेगा, डिफाइंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या बनेगा, डिफाइंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इतना समझ में आया बच्चों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन लिखते हैं, डिफाइन वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखना बच्चों,
वोल्टेज सेंसिटिविटी भी करंट सेंसिटिविटी के तरीके से ही डिफाइन की जाएगी। यानी कि इसका भी जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा बच्चों, फाई अपॉन बी। इसका मतलब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड फॉर यूनिट वोल्टेज। समझ में आया? मान लो टोटल डिफ्लेक्शन बच्चों कितनी है, फाई, तो एक वोल्टेज के लिए कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होगी, वही क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी बच्चों, सीधे सीधे रेडियन पर वोल्ट। ठीक है, कितनी आएगी बच्चों, रेडियन पर वोल्ट। अब इसके बाद बच्चों इसका एक और फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है इस फॉर्मूले को आगे को लिखते हैं। देखो बच्चों, जो Vs था उसका फॉर्मूला कितना लिखा आपने, फाई अपॉन वी। तो बच्चों फाई को तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन V की वैल्यू क्या पुट कर दो, आई आर। इतना समझ में आया? अब फाई अपॉन आई तुमने अभी पढ़ा, वो किसके बराबर होता था, करंट सेंसिटिविटी। तो इसको क्या लिख देंगे, आई एस अपॉन आर। और आई एस अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, एन बी ए अपॉन के टाइम्स ऑफ आर। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कई बार, वो ये आता है, अगर हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे, अगर हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी? समझना क्वेश्चन क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है। मैं लिखता हूं एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करना है, इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी, इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी डू नॉट necessarily mean increase in voltage sensitivity, increase in voltage sensitivity। समझना बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं करंट सेंसिटिविटी बढ़ाऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, एक्सप्लेन इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी डू नॉट नेसेसरी मीन इंक्रीज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका मतलब कैसे होगा, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखना बच्चों। जो करंट सेंसिटिविटी है उसका फॉर्मूला कितना होता है, NBA अपॉन के। समझ में आया? तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न को 2 टाइम्स कर दूं, n टेंस टू 2n, देखो बच्चों मैं यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं मार रहा हूं, ध्यान देना, मैं टेंस टू का मार रहा हूं, मतलब n को 2n कर दो, तो बच्चों जो IS है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ IS, क्योंकि IS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। समझ में आया? तो यानी कि सो इफ नंबर ऑफ टर्न गेट डबल, कोई दिक्कत, IS ऑल्सो गेट डबल, यानी कि ठीक है सही से लिख लें, इफ नंबर ऑफ टर्न्स गेट डबल देन IS ऑल्सो गेट डबल। अगर नंबर ऑफ टर्न को डबल कर रहे हैं तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो जा रही है। अब ऐसे ही बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। तो बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला कितना होता है, हमने पढ़ रखा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA अपॉन के टाइम्स ऑफ आर, अभी निकाला। अब देखना बच्चों, अगर यहां पर को मैं नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दूं, अगर नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दूं, तो नंबर ऑफ टर्न डबल कैसे होंगे, जब उनकी लेंथ भी डबल होगी। अरे भैया तुम कॉइल के नंबर ऑफ टर्न को डबल कर रहे हो तो लेंथ भी तो डबल हो जाएगी, और रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। समझ में आया? अगर n को बढ़ाऊंगा तो यानी कि लेंथ भी बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो यानी कि रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। याद आया? क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इसका मतलब जो Vs है
वो तो वीएस ही रहेगी, वो नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वीएस एन और आर का क्या है? रेशियो है। समझना, वीएस में एन और आर का क्या है? रेशियो है। वीएस में एन और आर का रेशियो है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से वीएस डबल नहीं होगा, वीएस उतना ही रहेगा। तो मैं लिखता हूं, सो इफ नंबर ऑफ टर्न गेट डबल, रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट डबल। रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों? डबल हो जाएगा। सो वीएस रिमेन सेम। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इतना समझ में आया कि अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। समझ में आया? किसी किसी केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं भी बढ़ती है, जिसका एग्जांपल ये रहा। अब इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ गैल्वेमीटर कैन बी चेंजेस टू एमीटर एंड हाउ गैल्वेमीटर कैन बी चेंजेस टू वोल्टमीटर। तो पहला मैं सवाल लिखता हूं, हाउ गैल्वेनोमीटर चेंजेस टू एमीटर। समझे क्या कहा? कि गैल्वेमीटर एमीटर से कैसे चेंज होता है, हाउ गैल्वेमीटर चेंजेस टू एमीटर। तो देखना बच्चों, हम गैल्वेमीटर को एमीटर में अगर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, एक पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ देंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी? काफी छोटी होगी, और उसको क्या बोलते हैं? शंट। तो पहले मैं एक लाइन लिखता हूं, कनेक्टर रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्चुअल में स्मॉल रेजिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है, कनेक्टर स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको क्या बोला जाएगा? शंट। तो मैं लिखता हूं कॉल्ड शंट इन पैरेलल, ठीक है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझो। देखो बच्चों, एमीटर क्या करता है? करंट नापता है, ठीक है, एमीटर क्या करता है? करंट नापता है। तो एक अच्छा एमीटर कौन होगा? जो ज्यादा से ज्यादा करंट नापे। और ज्यादा से ज्यादा करंट नापने के लिए उसका रेजिस्टेंस क्या होना पड़ेगा? कम। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस शंट को पैरेलल में जोड़ दूंगा, क्योंकि ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है किसमें? पैरेलल में। और इस शंट की वैल्यू बहुत कम है, इस शंट की वैल्यू बहुत कम है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो शंट से भी क्या आएगा? छोटा आएगा। पैरेलल में क्या होता है, अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में जुड़ते हैं तो उनका रिजल्टेंट छोटे से भी छोटा आता है। तो ये दोनों किसमें? पैरेलल में है, तो इनका रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा आएगा, यानी कि शंट से भी क्या आएगा? छोटा। तो ज्यादा से ज्यादा करंट इससे क्या कहेगी? बहेगी। और ये जो पूरा सेट होगा, मेरा कहने का मतलब ये जो पूरा सेट है, ये क्या कहलाएगा बच्चों? एमीटर। जो पूरा मैंने डेड डैश बना रखा है, जो पूरा मैंने डेड डैश के अंदर कवर कर रखा है, ये क्या कहलाएगा बच्चों? एमीटर। इतना समझ में आया? अब अगर हमसे कहेगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शंट, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शंट। मान लो बच्चों, ये जो पूरा एमीटर है, इससे कितनी करंट बह रही थी? आई। अब गैल्वेमीटर सिर्फ जो करंट अपने थ्रू बहने देगा वो कितनी? आई जी। गैल्वेमीटर के थ्रू जो करंट कितनी बहेगी? आई जी। तो ऊपर वो कितनी करंट जाएगी बच्चों? आई माइनस आई जी। अब अगर शंट की कैलकुलेशन करनी है तो इतना ध्यान देना कि ये दोनों जो कनेक्शन है वो किसमें बच्चे? पैरेलल पे है, यानी कि गैल्वेमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वही वोल्टेज ड्रॉप किसका क्रॉस होगी? शंट का क्रॉस। मैं लिखूंगा वोल्टेज अक्रॉस शंट, वोल्टेज अक्रॉस शंट। बच्चे यही किसके बराबर आएगा? वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर।
चलो पूरा ही लिख लेते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब समझना बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस शंट कितनी होगी, ऊपर से कितनी करंट गई है, आई माइनस आई जी, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, एस से। कौन सा फॉर्मूला लगा है, वी इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ। देखना बच्चों अच्छे से, आई करंट पूरी बह रही थी, गैलोमीटर के थ्रू आई जी गई, तो ऊपर वो कितनी जाएगी, आई माइनस आई जी। अब इसका क्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी, वी इक्वल्स टू आई आर लगा, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई माइनस आई जी, और आर की वैल्यू कितनी, एस। और वोल्टेज अक्रॉस गैलोमीटर कितना आएगा बच्चों, आई जी इंटू जी। जी क्या होगा, गैलोमीटर का, जी क्या होगा, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस। तो यहां से बच्चों जो एस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। इतना समझ में आया बच्चों, आई जी तो समझ गए होगे ना, करंट थ्रू गैलोमीटर, और जी क्या होगा, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस, और आई क्या होगी, टोटल करंट। इतना समझ में आया। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे इतना ही, इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों जब आगे की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन वो क्या होगा, हाउ गैलोमीटर कैन बी चेंजेस टू अ वोल्टमीटर। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों, हाउ गैलोमीटर चेंजेस टू वोल्टमीटर। गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक अच्छा वोल्टमीटर कौन होगा, जो ज्यादा से ज्यादा क्या करो, वोल्टेज को नापे। एक अच्छा वोल्टमीटर वो होगा जो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को नापे। तो हम क्या करेंगे, गैलोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ताकि इसका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ज्यादा। अगर नेट रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, अगर इसका नेट रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो अपना क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा से ज्यादा गिराएगा। तो मैं लिखता हूं, कनेक्ट अ लार्ज रेजिस्टेंस, connect a large resistance capital R in series with गैलोमीटर G। अब देखना बच्चों, हमने क्या गैलोमीटर के साथ रेजिस्टेंस R जोड़ दिया। अब ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाएगा, वोल्टमीटर। इतना समझ में आया। अब बच्चों मान लो यहां पे जो करंट बह रही है कितनी बह रही है, आई जी। तो वही करंट किस पे जाएगी, गैलोमीटर पे। वही करंट किसके पास जाएगी, आर पे, क्योंकि ये दोनों किस में, सीरीज पे। और सीरीज पे करंट क्या रहती है बच्चे, हमेशा सेम रहती है। तो मान लो ये जो वोल्टमीटर है वी वोल्ट नापता है, तो ये जो वी वोल्ट नापेगा ये दो तरीके से नापेगा। किसके तरीके से, एक नापेगा वोल्टेज अक्रॉस जी, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस गैलोमीटर, प्लस वोल्टेज अक्रॉस आर, यानी कि रेजिस्टेंस। समझना, ये टोटल वोल्टेज यहां से यहां तक का कितनी नाप रहा है, वी। तो कुछ इसका क्रॉस गिरी होगी, कुछ इसका क्रॉस गिरी होगी, और वो जो वोल्टेज होगी इन दोनों का क्या होगी, सम। यानी कि जो वोल्टेज अक्रॉस गैलोमीटर है और जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है, दोनों का सम। अब तो बच्चों वोल्टेज अक्रॉस गैलोमीटर कितनी आएगी, वो कितनी आएगी, आई जी इंटू जी। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों, आई जी इंटू आर। एक काम करते हैं बच्चों, इतनी सी कैलकुलेशन को एक हेडिंग ले लेते हैं, जो हेडिंग हमने शंट के लिए दी थी। ठीक है, देखते हैं बच्चों वो क्या दी थी हमने, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शंट। तो यहां पे भी लिख देते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू निकालो। ठीक है, वो किसका क्रॉस आएगी बच्चों, समझना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर। अब कैसे निकालेंगे, मैंने क्या लिखा, जो टोटल वोल्टेज वी है, ठीक है, जो वो टोटल वोल्टेज वी है वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज अक्रॉस जी प्लस वोल्टेज अक्रॉस आर। और वोल्टेज अक्रॉस जी कितनी है, इक्वल टू आई जी इंटू जी, और वोल्टेज अक्रॉस आर कितनी आएगी, प्लस आई जी इंटू आर। तो मैंने क्या करा, वोल्टेज अक्रॉस जी को पुट करा, वोल्टेज अक्रॉस आर को पुट करा। अब इसके बाद तो बच्चों मैं जी की वैल्यू अगर निकालूंगा, सॉरी आर की वैल्यू जब निकालूंगा,
तो V माइनस आई जी जी इक्वल टू आई जी आर। तो बच्चों यहां से जो R की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, V माइनस आई जी जी अपॉन आई जी। इतना समझ में आया बच्चों? ये क्या आ गई R की वैल्यू, कि इतना रेजिस्टेंस R का जोड़ना चाहिए कि इतनी V वोल्टेज को क्या कर सके, नाप सके। तो देखो बच्चों, हाउ वोल्टमीटर कैन बी कन्वर्ट, सॉरी, हाउ गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू अ वोल्टमीटर, उसमें हमको इतना ही ध्यान देना है। अब बच्चों ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, थ्योरी की, इसमें न्यूमेरिकल नहीं कराया जा रहा है। न्यूमेरिकल के लिए मैं सेपरेट वीडियो निकालूंगा, ठीक है। अब इसके बाद अब बच्चों बात करेंगे हम, एक क्वेश्चन और बनेगा। वो क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली एज एमीटर। एमीटर की तरह डायरेक्टली क्यों नहीं यूज किए जाते, कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली एज एमीटर, डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ। देखो बच्चों ऐसा है, इसके दो आंसर हैं। पहला क्या है, गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस। तो अगर वो सेंसिटिव डिवाइस है तो इस वजह से ये क्या करती है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करती है। तो मैं लिखता हूं एंड शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट। छोटी सी छोटी करंट के लिए भी ये क्या डिफ्लेक्शन शो करती है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करती है। इस वजह से गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एमीटर की तरह यूज नहीं किया जाता। इसका एक आंसर और है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा होता है। अब अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा, सीधे सीधे मैं एक लाइन लिखता हूं, गैल्वेनोमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या बच्चे, हाई है, ठीक है, एंड कैन अफेक्ट मेन करंट। वो मेन करंट को अफेक्ट कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। क्यों, क्योंकि जुड़ना तो इसने किसमें, सीरीज में। क्यों, क्योंकि किसकी तरह यूज कर रहे हैं हम इसको, एमीटर की तरह। अगर हम इसको एमीटर की तरह यूज कर रहे हैं तो जोड़ना तो उसको किसना पड़ेगा, सीरीज में ही तो पड़ेगा। तो अगर इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और ज्यादा, क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस पहले से ही ज्यादा है, और सीरीज में किसी और के साथ जोड़ेंगे और ज्यादा हो जाएगा। तो मेन करंट को क्या कर देगा, वो डिस्टर्ब कर सकता है, चेंज कर सकता है। इस वजह से उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते। और इस चीज से छुटकारा पाने के लिए, मतलब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, इस चीज का सॉल्यूशन यह है कि हम क्या करें, एक शंट को क्या कर रहे हैं, पैरेलल में जोड़ दें, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। इतना समझ में आया? एक सबसे आखिरी सवाल जो इस टॉपिक से रिलेटेड बन सकता है, ठीक है, वो क्या है, हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो बच्चों, हमको पता है जो केफाई है उसका फॉर्मूला किसके बराबर है, एनबीआईए। ये हमने कहां पे पढ़ा था, हमने जब इस टॉपिक को पढ़ना जस्ट स्टार्ट किया था तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने यही लिखा था, केफाई इक्वल टू एनबीआईए। ठीक है, देख लेना। तो बच्चों यहां से जो फाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एनबीए अपॉन के इंटू आई, यही आएगी, नहीं आएगी। तो यानी कि फॉर गिवन आई, यानी कि अगर करंट गिवन है, अगर करंट गिवन है, ये वैल्यू फिक्स है, फाई कैन बी इंक्रीज्ड, या फिर एक काम करते हैं, फाई डिपेंड्स ऑन, फाई डिपेंड एज लिख देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ टर्न के। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड के। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। और जो फाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टॉर्सनल कांस्टेंट। बच्चों इसको टॉर्सनल कांस्टेंट भी कहते हैं, ध्यान देना।
क्या बोलते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है, इसका एक और नाम होता है जिसको क्या बोला जाता है, टॉर्जनल कांस्टेंट। ध्यान देना, ठीक है। अब इसके बाद वापस आते हैं उसी टॉपिक पे। वो क्या था बच्चों कि इसकी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाती है, किसकी, गैलोमीटर की। तो बच्चों उसका आंसर मैंने ये लिखा था, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो बच्चों फाइव भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तब भी बढ़ जाएंगे, एरिया बढ़ाओगे तब भी बढ़ जाएंगे, लेकिन के को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, नंबर ऑफ टर्न हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा तो वो कॉइल क्या बन जाएगी, भारी बन जाएगी और रोटेट करने में क्या करेगी, दिक्कत करेगी। मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों बढ़ाने का तरीका क्या होगा, जो हम मैग्नेट ले रहे थे नॉर्थ और साउथ, उसको क्या कर दो, मतलब जो हम मैग्नेट ले रहे थे उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या कर दो, बढ़ा दो। एरिया भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्यों नहीं बढ़ा सकते, देखना बच्चों, ये था मैग्नेट, ये था मैग्नेट, इसके बीच में क्या थी, कॉइल। अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा, ये एरिया इतना ही बढ़ा सकते हैं कि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, ठीक है, ये वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। अब मैं इतना बड़ा एरिया थोड़ी बना दूंगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हो, तो एरिया भी लिमिट में बढ़ाना पड़ता है। और बच्चों के घटाने का तो सही तरीका क्या है, सुटेबल मटेरियल यूज कर लो, ठीक है। क्वार्ट्ज वगैरह एक आध उसके ऑप्शन होते हैं, उसको उससे क्या कर सकते हैं, हम के की वैल्यू घटा सकते हैं। तो अगर हम ये वाले फैक्टरों को अपनाएंगे तो सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एन, इंक्रीजिंग बी, इंक्रीजिंग ए एंड डिक्रीजिंग के। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक काम करना, ये पूरी वीडियो तो तुम समझ चुके हो। अब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को ओपन करो और उसकी इससे उसकी रीडिंग मारो, ठीक है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को ओपन करो और उसकी क्या मारो, रीडिंग मारो, ठीक है। और फिर ये जो नोट्स तुमने इसमें लिखे हैं फिर दोनों को मैच करो, ठीक है। क्योंकि मेरे पढ़ाने से ज्यादा बेटर क्या होगा, तुम एनसीईआरटी की रीडिंग मार के उसको खुद से सीखो, ठीक है। मेरे पढ़ाने से ज्यादा बेटर क्या होगा, ज्यादा अच्छा से कब सीखोगे, जब तुम एनसीईआरटी की रीडिंग मार के खुद से भी सीखोगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो पूरी देखने के बाद तुम एनसीईआरटी की बुक खोल के एक बार मूविंग कॉइल गैलोमीटर की पूरी रीडिंग मारोगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।